एक YouTube चैनल कैसे शुरू करना है, एनिमेटेड चैनल, उसके लिए कितने आदमी होने चाहिए? क्या राइटर होना चाहिए? क्या स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होना चाहिए? क्या ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए? क्या म्यूजिक क्रिएटर जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं, म्यूजिक जो डिजाइन करते हैं वो होना चाहिए? कौन कौन एम्प्लॉय आपके पास होना चाहिए अगर आप एक एनिमेटेड चैनल को रन करना चाहते हो? आज का वीडियो बहुत खास बनने वाला है उन लोगों के लिए जो अपना एनिमेटेड चैनल यूट्यूब पे रन करना चाहते हैं। काफी सारे इन्वेस्टर है जो मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर हमें अपना चैनल को रन करना है, हमारा राइम्स वाला चैनल है, हमारा एनिमेटेड चैनल है, हमें रन करना है, लेकिन क्या कौन से एम्प्लॉय को हम अपने पास रखें और क्या मतलब कितने एम्प्लॉय हमें बिठाना चाहिए एक चैनल पे? तो आज का टॉपिक इसी पे पूरा होने वाला है, तो ये वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा कैसे मुझे अपने कंपनी या अपने स्टूडियो को रन करना है एनिमेशन चैनल के लिए। तो सबसे पहले आते हैं कि कंटेंट मान के चलते हैं कि मेरे पास एक नॉर्मल कंटेंट है, वो मोरल स्टोरी का है या फिर राइम्स का भी हो सकता है। अब मेरे पास पैसा है और मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन क्या मेरे को एक ग्राफिक डिजाइनर अपना ऑफिस में बिठाना है? क्या मेरे को राइटर अपने ऑफिस में बिठाना है? क्या मेरे को एनिमेटर ऑफिस में बिठाना है? पहला सवाल ये है। पहला तो सवाल ये है कि बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए। इससे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये जितने भी लोग हैं ये कौन कौन से लोग काम करते हैं एक पूरा स्टोरीज पे। जब भी आप यूट्यूब के लिए स्टोरी देखते हो या राइम्स देखते हो, इनमें पहला तो आता है स्टोरी राइटर। सबसे पहले आप स्टोरी लिखते हो, जब स्टोरी राइटर स्टोरी लिख लेता है, दूसरा मैं ले सकता हूं वो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तीसरा हो गया कि स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। चौथा हो गया एनिमेटर, और फिर हो गया आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह क्रिएट करते हैं, यानी कि वीडियो एडिटर आप ले सकते हो छठा। तो ये सारे 5 6 7 8 लोग होते हैं जिससे कि आप एक यूट्यूब चैनल रन कर सकते हो। एक वीडियो एक पूरा कार्टून स्टोरी का वीडियो ये लोग क्रिएट करते हैं। अब आता है कि इनमें से कौन से लोग आपको ऑफिस में रखने हैं, कौन से लोगों को आप बाहर भी काम दे सकते हो, और कैसे हम अपना स्टूडियो या अपने जो कंपनी है उसको रन कर सकते हैं। पूरा ये कार्टून जो एनिमेटर्स होते हैं इनमें हम कौन कौन से लोगों को बैठाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप अपना स्टूडियो को रन करते हो ना, तो हमेशा एक बात का ख्याल रखना, पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए एनिमेशन का। होता है क्या कि बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे कि जिनको यूट्यूब पे मैंने बहुत बार मैंने ये देखा कि उनका चैनल जो होता है वो चल तो रहा होता है लेकिन प्रॉफिट नहीं होता है। मैं ये कहता हूं जब तक आपको नॉलेज ना हो ना उस फील्ड के बारे में, तो उस फील्ड में सीधा कूदो मत। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए जिससे आपको नॉलेज वाला जो नॉलेज वाले जो सामने एनिमेटर या टीम जो प्रोडक्ट मैनेजर है या फिर आपका जो मेन टीम लीडर है वो पूरा प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। मैंने नॉलेज क्यों बोला? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रिकेट की जगह मतलब क्रिकेट में अगर आपको फुटबॉल का कोच दूं तो क्रिकेट का सत्यानाश हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट अच्छे से नहीं खेल पाएंगे या फिर अच्छा सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको समझ नहीं आता कि कितने महंगे एनिमेटर मुझे रखने हैं, कौन सा मुझे ग्राफिक डिजाइनर रखना है, और क्या क्या चीजें मेरी पहले हो सकती है, क्या चीजें बाद में हो सकती है। इससे ये फर्क पड़ता है। या तो ऐसा बंदा रखो जिनको ये सब पता हो, मतलब जो मेन 20-25 साल का एक्सपीरियंस एनिमेटर है या जो टीम को मैनेज करता है वो आदमी रखो। तो मान के चलते हो आपके पास ये बंदा नहीं है तो आपको पहले एनिमेशन का नॉलेज होना चाहिए। ये वीडियो आप तभी देख रहे हो ताकि आप मेरे से समझ सको कि क्या क्या होना चाहिए। तो पहला कि जब भी आप स्टोरी राइटिंग करो तो वो ज्यादातर आप बाहर से काम करो। आप चाहो तो हमारा ब्रांड जियो एडू से करवा सकते हो, हम पे पूरा साउथ एशिया ट्रस्ट करता है, बिकॉज एक फेस वैल्यू होती है, एक ब्रांड होता है, तो ब्रांड पे हमेशा सब ट्रस्ट करता है क्योंकि हमारा खुद का ऑफिस है, टीम काम करता है, तो लोग ट्रस्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले स्टोरी राइटर को आप बाहर से काम करवाओ, बाहर से जो लोग बाहर होते हैं उनसे, जो वर्क फ्रॉम होम में काम करते हैं उनसे काम करवाओ। स्टोरी राइटर को अपने ऑफिस में बिठाने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली 500 से 900 1000 1200 में स्टोरी 10 मिनट का लिख लेते हैं। तो इसके बाद जो आता है कि कैरेक्टर डिजाइनर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो आप किसी भी स्टूडियो से करवा दो जिन पे आपको ट्रस्ट है, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को भी अपने ऑफिस में बिठाने का जरूरत नहीं है। और जो कैरेक्टर डिजाइनर है, कैरेक्टर डिजाइनर का भी आप जो भी कैरेक्टर है आप चाहो तो किसी ब्रांड से बनवा सकते हो, क्योंकि कैरेक्टर डिजाइनर बहुत कॉस्टली मिलता है। मैं इस बात का गारंटी दे सकता हूं कि दिल्ली और मुंबई में मैं अगर आपको अभी एक वो देता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि आप जाओ, आपको एक टास्क है कि आप 2 दिन में या 1 वीक में मुझे सिर्फ 2 ग्राफिक डिजाइनर ढूंढ के लाओ जिनको स्टोरी वो कैरेक्टर डिजाइन है, बीजी डिजाइन है, सिर्फ 2 ग्राफिक डिजाइनर। तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा आपको, क्योंकि कैरेक्टर डिजाइनर मतलब जिनका ड्राइंग 200% अच्छा हो, तो कैरेक्टर डिजाइनर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतना जल्दी आप नहीं ढूंढ पाते हो कैरेक्टर डिजाइनर को। तो
कैरेक्टर डिजाइन आप चाहो तो किसी ब्रांड से बनवा सकते हो, यानी कि कोई ऐसा ब्रांड जो आपको कैरेक्टर डिजाइन बना के दे सकता है, जैसे जियो एडियो है, या फिर आप अपने यहाँ पे भी रख सकते हो। लेकिन कैरेक्टर डिजाइनर बहुत कॉस्टली आता है, जैसे कि 50 से 60,000 के 80,000 के बीच में एक बेहतरीन कैरेक्टर डिजाइनर आपको मिल जाता है। अब जब आपका स्टोरी आ गया, कैरेक्टर डिजाइन हो चुका है, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए भी आप बाहर से काम कराओगे, तीनों चीजें आपकी बाहर से हो सकती हैं। कैरेक्टर डिजाइन भी, बीजी डिजाइन भी आपका बाहर से हो सकता है। लेकिन ये जो बाहर से आप काम करोगे ना, इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा सेव। अगर डेटा सेव नहीं होगा ना आपके पास, मतलब सेफ मतलब आप डेटा को ऐसा सेफ रखना पड़ेगा आपको कि अगर आपको सामने वाला आदमी वो डेटा किसी और को बेचेगा तो प्रॉब्लम्स आएगा आपके चैनल पे कल। तो इसीलिए वैसे ब्रांड से बाय करो जो आपको ट्रस्ट हो कि नहीं इधर डेटा सेफ रहेगा। तो जब स्टोरी राइटिंग हो गया और आपका वॉइस ओवर आ गया आपके पास, ये दो काम बाहर से हो गए और कैरेक्टर आपका बन गया, कैरेक्टर डिजाइनिंग हो चुका है, जो एनिमेटर का टीम है ना वो आप अपने ऑफिस में बिठा सकते हो या अपने किसी भी स्टूडियो में बिठा सकते हो, वहां पे जाके आप एनिमेटर का काम करवा सकते हो सारा। देखो एक बार आपका डेटा बन गया ना, डेटा मतलब अगर मान के चलो एक चैनल के पास 50 से 60 कैरेक्टर आ चुके हैं और 50 से 60 बैकग्राउंड आ चुके हैं जो नो कॉपीराइट है, आपको पूरा ट्रस्ट है ये बैकग्राउंड सिर्फ मेरे ब्रांड के लिए बने, ये कैरेक्टर सिर्फ मेरे ब्रांड के लिए बने, तो वो जो डेटा है ना उसके बेस पे आप पूरा चैनल को रन कर सकते हो। यानी कि एक एनिमेटर जो आप ऑफिस में बैठा रहे हो, एनिमेटर बैठाओ, और एनिमेटर ऐसे बैठाओ जो ज्यादातर स्टेजिंग कर सके, और एक ऐसा एनिमेटर बैठाओ जिसको कैरेक्टर एनिमेशन हाई क्वालिटी का है, तो वो क्या करेगा, कैरेक्टर एनिमेशन करके देगा, वो दूसरे को सिर्फ स्टेजिंग करना है। इससे क्या होगा, एक आदमी अगर दिन में 2 मिनट की एनिमेशन करता है तो ज्यादा से ज्यादा आपको अपने चैनल के लिए 4 एनिमेटर बिठाने, अगर आपको एक दिन में 10 मिनट का वीडियो अपलोड करना है। इसमें समझदारी वाली बात क्या है, आपने एक बिठाया है जो काफी अच्छा एक्सपीरियंस वाला एनिमेटर है, जो कम से कम ऐसा सोच लो कि उसके पास 15 या 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आदमी क्या करेगा, जो थोड़ा टफ एनिमेशन होगा ना, जैसे कि कोई किसी को पंच मार रहा है या फिर कोई कहीं पे कोई ऐसा एक्शन कर रहा है जो बहुत टफ है, वो बनाए या फिर कैरेक्टर एनिमेशन करे। उसके बाद जो बाकी के एनिमेटर है ना वो थोड़े से सस्ते वाले एनिमेटर रखो, यानी कि बिगिनर को रखो, क्योंकि यूट्यूब पे वो स्टेजिंग तो कर ही सकते हैं। स्टेजिंग का मतलब होता है एक कैरेक्टर को कॉपी करके वापस स्टेजिंग कर रहे हो। तो जो वो एक्सपीरियंस एनिमेटर होगा ना वो अपना काम जो कैरेक्टर एनिमेशन का है वो पहले करके रखेगा और उसके बाद वो उनको देगा। जब मान के चलो एक स्टोरी में हमारा 4 कैरेक्टर में एनिमेशन हो रहा है, तो 4 कैरेक्टर का वो जो सीनियर है वो बना के रख लेगा, टॉकिंग हो गया, रिएक्शन हो गया, वॉकिंग हो गया, वो सब बना के रखेगा सीनियर। तो सीनियर जो बना के रखेगा उसके बाद जो बाकी के बिगिनर्स एनिमेटर है वो उनको यूज करेंगे, तो यानी कि वो स्टेजिंग करेंगे, स्टेजिंग में वो उठा कर उसे लगाएंगे। तो जो 25 मान के चलो जो सीनियर एनिमेटर है उसका सैलरी 50,000 है और जो बाकी बिगिनर एनिमेटर उनका सैलरी 10,000 या 15,000 हो सकती है। तो ज्यादातर कंपनी क्या करते हैं ना, सब जगह सीनियर डाल देते हैं। तो सीनियर सोचो, जहां पे आपको एक्सपीरियंस एनिमेटर को 50,000 सैलरी देना पड़ रहा है, वहां पे जो बिगिनर एनिमेटर है, और मुझे कितना चाहिए था, 4 बोला था मैंने, सीनियर एनिमेटर 1 हो गया, 3 हो गया बिगिनर एनिमेटर, यानी कि 10,000 के भी होंगे तो कितना हो गया, 30,000। तो कम से कम आपका 80,000 का सैलरी चला गया। अब जो ये 3-4 बंदे ये इनको आपको 80,000 सैलरी दे रहे हो, बाकी काम आप बाहर से करवा रहे हो, उसके लिए आपको ऑफिस में बैठाने का जरूरत नहीं है, और एक चैनल पर डे एक वीडियो पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने जो सीनियर बिठाया उसका जितना भी काम है जो कैरेक्टर एनिमेशन का, वो उनमें बाकी लोग आगे कर रहे हैं स्टेजिंग, और आपका एक दिन में काम मिल रहा है। तो इससे आपका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा, मतलब कम इन्वेस्ट होगा। जो कंपनी मतलब 9-9 लाख 10-10 लाख अपने एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करती है, वो क्या करते हैं, पूरे एक्सपीरियंस एनिमेटर डाल देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि क्वालिटी होगी तभी अच्छा होगा। देखो क्वालिटी रखो, लेकिन क्वालिटी के साथ ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब एक वीडियो जो बना रहे वो 10 दिन में बना रहे, क्वालिटी अच्छा है, लेकिन यूट्यूब पे वो अपलोड लेट हो रहा है। हमें क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए। पर जो मैंने अभी आपको ये बताया ना कि एक सीनियर एनिमेटर रखो, 3 आप जूनियर रखो, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपका जो बजट है वो थोड़ा सा डाउन आए, मतलब कम में आए और अच्छा टीम बने। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है जब कोई टीम बनता है ना, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी लोग हमसे भी बनवाते हैं, जियो आईडी से बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो हमसे बनवाती है, हमारे एनिमेटर से बनवाते हैं, पूरा ऑर्डर हमें देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जियो आईडी में डेटा सेफ है, जो हमारे पास जो स्टोरी बनाता है डेटा सेफ रहता है। तो पूरा जो मैंने आपको ये समझाया कि जब आपको अपना YouTube चैनल रन करना है तो आपके पास कौन कौन से लोग होने चाहिए। मैं कहता हूँ सिर्फ आपके पास एक एनिमेटर होने चाहिए, एनिमेटर का टीम होना चाहिए। बाकी कैरेक्टर डिजाइनर का भी अगर एनिमेटर ग्राफिक डिजाइनर मिल गया तो अच्छी बात है, जो कैरेक्टर डिजाइन करता है, बीजी डिजाइन करता है, थंबनेल डिजाइन करता है, लेकिन बहुत कॉस्टली मिलता हो। एक बार जब भी आप उसको लोगे ना, पहले उसका टेस्ट जरूर ले लेना, पता लगे कि वो एक एंगल बना पा रहा, बाकी एंगल नहीं बना पा रहा। उसका रिगिंग, ट्रेसिंग, उसका आई ब्लिंकिंग, लिपसिंग बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
तो आप चाहो तो करेक्टर डिजाइनर को भी ऑफिस में बिठा सकते हो। करेक्टर डिजाइनर और एनिमेटर दो को रखो। बाकी जो वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, जो लास्ट में जो सीन को साथ में जोड़ते हैं, वो वीडियो एडिटर भी हो सकता है, या फिर आजकल तो एनिमेटर ही कर देते हैं, मतलब वो आपस में लगा देते हैं। और बाकी आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक तो बाहर से बन सकता है, किसी भी स्टूडियो से बन सकता है, आप चाहो तो हमसे बना सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक को। तो एनिमेटर हो गया और एक वो हो गया ग्राफिक डिजाइनर हो गया। दो बंदे आपको बिठाने, दो प्रोफाइल के, 4 एनिमेटर, एक ग्राफिक डिजाइनर। अगर ग्राफिक डिजाइनर में भी अगर आपको लगता है कि सर मैं ग्राफिक डिजाइनर रखूंगा, अगर उसको मैं 50,000 सैलरी दूंगा और अभी मेरे पास मान के चलो 1 महीने में मेरे पास 50 करेक्टर बन गए या 100 करेक्टर बन गए, फिर तो मुझे जरूरत ही नहीं है करेक्टर की, क्योंकि वही सीता, वही गीता, वही राम, वही श्याम मेरे बार बार स्टोरी में आते रहेंगे। और मतलब फॉर एग्जाम्पल एक लालची हलवाई वाला है, तो लालची हलवाई वाला दूसरी स्टोरी में उसका किसी का बाप पापा बन सकता है, किसी का भाई बन सकता है। तो जब आपका ग्राफिक डिजाइनर 1 महीने में 50 से 100 करेक्टर बना के देगा या बीजी बना के देगा, तो दूसरे महीने में आपको लगता है यार मेरे पास इतना सारा करेक्टर आ चुका है, मुझे इस ग्राफिक डिजाइनर की क्या जरूरत है। तो इस केस में आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपको सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी उसको, आप ये डेटा बाहर से बना सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा GYAD से। इससे क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉय का जो खर्चा है ना, वो बच जाता है, क्योंकि सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार डेटा बन चुका है, बड़े बड़े चैनल बार बार डेटा नहीं बनाते, वो एक ही बार बनाते हैं, तो फिर आपको एनिमेटर का जरूरत है। तो भले चैनल रन करे लेकिन एनिमेटर रखो बस अपने पास, अपना स्टूडियो में। एनिमेटर इसलिए क्योंकि घर बैठे के लोग काम नहीं करते हैं, या फिर कई बार वो डेटा भी चोरी कर देते हैं एनिमेटर। मतलब कभी ऐसा होता है कि आप किसी को काम दे रहे हो, बाद में आपने काम लेना बंद कर दिया, तो वो आदमी क्या करेगा, आपका डेटा बेच देगा, स्टोरी बेच देगा, इस तरह करता है। तो और सस्ते एनिमेटर कहीं भी मिल जाते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जो सीखना शुरू करते हैं। बस एक अच्छा रखना है। तो आपके पास राइटर है, राइटर का काम आप बाहर से करवा रहे हो, जहां चाहे आप GYAD से करवा रहे हैं, चाहे किसी से भी करवा रहे हैं, लेकिन ध्यान देना आजकल राइटिंग में भी 2 नंबर का काम होता है। कोई ChatGPT से उठा के देता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके देता है, उसमें कॉपीराइट आने का भी चांसेस होता है। सेम मिल जाता है ना, एक स्टोरी दूसरे स्टोरी से मैच हो जाता है। तो ऐसे ब्रांड से करवाओ जो अच्छा राइटर हो और वो ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, जैसे GYAD के पास राइटर है। दूसरा हो गया वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हमारे पास भी बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम भी बाहर से करवा सकते हो, जो अच्छा ब्रांड है उनसे आप अपना काम करवा सकते हो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का। तो अगर आप स्टोरी राइटिंग का पूछोगे तो 10 मिनट का स्टोरी 900 में आराम से लिख लेते हैं। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस ओवर बोलोगे तो वॉइस ओवर मतलब बड़े लेवल पे, जैसे कुकू टीवी है, ड्रीम टून्स है, इस तरह का वॉइस ओवर लोगे तो आराम से 10 मिनट का 3000 या 2500 या 3000 के अराउंड आ जाता है। और इसके बाद आ गया हमारा करेक्टर डिजाइनिंग, जो मैंने पहले बोल दिया आपको कि इसको भी आप ऐसे बाय कर सकते हो बाहर से, और एनिमेटर को घर पे रखोगे। तो एक यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए इन सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। अब एक चीज मैंने छोड़ दिया, वो है स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट आखिर क्या काम करते हैं? स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ऐसा रख लो एग्जांपल, मनाली में शूटिंग है सलमान खान और कैटरीना कैफ की, तो मनाली में शूटिंग है और मेरे 2 डायलॉग है, और 2 डायलॉग में कैटरीना कैफ का डायलॉग, एक सलमान खान का डायलॉग है, और डायलॉग नंबर फॉर एग्जांपल 25 है। तो उस 25 में एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट क्या बनाता है, फॉर एग्जांपल रफ ड्राइंग बना दिया कि सलमान खान आएगा, कैटरीना कैफ बैठी होगी, इस तरह वो बात होगा। तो जो डायरेक्टर है ना, उसको पहले से समझ आ जाता है कि मेरे को इस वाले शॉट में बस 2 बंदे चाहिए। तो ये फायदा होता है। बॉलीवुड में भी स्टोरी बोर्ड बनता है, हॉलीवुड में बनता है, ऐसे एनिमेशन की दुनिया में भी बनता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, कैमरा एंगल, कौन सा सीन लगेगा, कौन सा ग्राफिक लगेगा, कौन सा कैमरा शॉट लगेगा, कितना क्लोज रहेगा, ये स्टोरी बोर्ड मैंने आपको रफली बता दिया। और ये डिटेल में भी होता है और ये रफ भी होता है स्टोरी बोर्ड। तो पर हम क्यों नहीं बनाते जो यूट्यूब के लिए काम करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी बहुत मेहनती था, वो खेतों में काम करता रहता था, अचानक उसे एक दिन जादुई मटका मिलता है। तो हम क्या करेंगे, एक आदमी बहुत मेहनती था, लॉन्ग शॉट दिखाएंगे, और वो बहुत मेहनत करता था, इसमें हम क्लोज शॉट दिखाएंगे, और अगले शॉट में वो उसको जादुई मटका मिलता है, हम उसको बिल्कुल मटके का क्लोज शॉट दिखाएंगे, और दूसरा शॉट हम लॉन्ग दिखाएंगे, तीसरा शॉट हम दोबारा क्लोज दिखाएंगे, या चौथा शॉट हम बैक दिखाएंगे। एनिमेटर डिसाइड कर रहा है कौन सा शॉट कब लगेगा, बिकॉज ये छोटा सा वो है, वीडियोज है, यूट्यूब के लिए वीडियोस बन रहा है। अगर ये बड़े एपिसोडिक वीडियोस होता, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता, तो वहां पे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट भी होते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं जो कि एक पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। लेकिन यूट्यूब के लिए मुझे लगता है स्टोरी बोर्ड की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप खुद भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूट्यूब के चैनल को बनाने के लिए, और उनको लगता है कि कौन कौन से लोग उनके पास होने चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, तो ये वीडियो से उनको हेल्प मिलेगा। कि राइटर हो गया, राइटर के बाद स्टोरी राइटर के बाद हो गया वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया, उसके बाद हमारा कैरेक्टर डिजाइनर हो गया, उसके बाद वो एनिमेटर्स हो गए, और जो एनिमेटर्स है वही हमारा जो कंपाइल करके देगा, फाइनली जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के देगा, वो एनिमेटर भी लगा सकता है।
आपके पास जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपको एक बार बाय करना पड़ता है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। एक होता है साउंड इफेक्ट, एक होता है बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है वो आप पर मिनट का 1000 लगता है और 10 मिनट का आपका 10,000 होता है। जब आप वो बैकग्राउंड म्यूजिक बनाओगे ना एक बार, तो आप बार बार अपने यूट्यूब चैनल पे उसे यूज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो। तो एक बार बनाओ और उसके बाद उसको बार बार यूज करो। ये बैकग्राउंड म्यूजिक का काम भी जियो ऑडियो से आप करवा सकते हो। जियो ऑडियो आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक डिजाइन करके देता है, चाहे वो राइम्स का है, चाहे वो स्टोरीज के लिए, हॉरर स्टोरी या मोरल स्टोरी को, सबका बैकग्राउंड म्यूजिक जियो ऑडियो बना के देता है। बिकॉज ट्रस्ट, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया कहीं उठा के तो नहीं दे दिया, इन फ्यूचर कॉपीराइट आ गया फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं ये तो स्कैमर ने दिया, हमारी क्या गलती है। ऐसा नहीं चलता है। बिकॉज जिससे लिए उसी पे ही मटकी फोड़ी जाएगी, यानी कि उसी से सवाल किया जाएगा। तो जियो ऑडियो पे लोग ट्रस्ट करते हैं। आप बैकग्राउंड म्यूजिक एक बार बना दो 10,000 का, 1,000 का 1 मिनट का रहता है। तो वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो नो कॉपीराइट रहता है, वो आप बार बार फिर अपने चैनल पे यूज कर सकते हो। अब 2 मिनट का हॉरर हो गया, 2 मिनट का मोरल हो गया, कॉमेडी हो गया, इतना सारा बैकग्राउंड म्यूजिक को बार बार आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह फिर आप ये म्यूजिक को बार बार यूज कर सकते हो। इस तरह पूरा चैनल आप रन कर सकते हो अपना यूट्यूब के लिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, टीम बनाना चाहते हो। बाकी मैं लास्ट में आपको ये बोलूंगा, जब भी अपना एनिमेशन की दुनिया में आप इन्वेस्ट करते हो, पहले एक्सपर्ट से आप राय लो, मतलब उनसे बात करो, उनसे कुछ राय लो क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट से बात करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में आपको समझ नहीं आ रहा है, ये आदमी बड़ा कॉस्टली पड़ गया, ये बहुत ही खराब पड़ गया, तो आपको पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा काम कैसे शुरू करना है। ठीक है, तो एक किसी एक्सपर्ट से बात करो। तो जो भी लोग अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, अपना सेटअप डालना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो उम्मीद करता हूं कुछ तो इससे मिला होगा सीखने के लिए। बाकी हमारे चैनल पे इस तरह का वीडियोस आता रहता है। एनिमेशन के ऊपर भी हमने काफी सारे टॉपिक डाले हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। बाकी कुछ और डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी पुराने वाले वीडियोस भी देखो, आपको समझ आ जाएगा कैरेक्टर डिजाइन, कैरेक्टर एनिमेशन, स्टेजिंग क्या होता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।